स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात जयपुर की, जहां पर आमेर में भाजपा जन आक्रोश महासभा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने संबोधित किया। सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे राजस्थान में चल रही भाजपा की जन आक्रोश महासभाएं 156 से भी अधिक विधानसभा क्षेत्रों में हो चुकी हैं, तो वहीं आगामी दिनों में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में महासभा होंगी। वहीं भाजपा राष्ट्रीय मंत्री विजया राहटकर, उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने संबोधित कर 2023 में राजस्थान में भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। सतीश पुनिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में 2013 से 2018 के बीच में आमेर में 1500 करोड़ के विकास कार्य करवाए, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार के जरिए खूब काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आमेर विधायक कोष के रूप में उन्हें अब तक 14 करोड़ 25 लाख रुपए मिले, जिसके मुकाबले विधायक कोष से 14 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, जो 104% से अधिक है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आमेर की जालसू पंचायत समिति क्षेत्र में संचालित मॉडल सीएचसी पूरे राजस्थान की सीएचसी के लिए बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें वेंटिलेटर समेत तमाम चिकित्सा सुविधाएं हैं। तो वहीं राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री विजया राहटकर ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में इतिहास रचने जा रही है, जिसके माध्यम से राजस्थान की जनता भाजपा को आशीर्वाद देकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, जो सरकार राजस्थान के विकास, सुरक्षा, शांति और सम्मान के लिए काम करेगी। जन आक्रोश के माध्यम से पूरे राजस्थान में 1.25 लाख किलोमीटर की यात्रा, 200 विधानसभाओं में गाँव-गाँव में जनता को स्पर्श करने का काम हम कर रहे हैं। राहटकर ने कहा कि 50,000 से अधिकतर चौपाले कर लाखों लोगों से संवाद कर उनसे संपर्क किया जा चुका है। तो वहीं राजस्थान के सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक के मुख्य आरोपी सुकेश ढाका के अधिगम कोचिंग सेंटर पर आज सुबह प्रशासन का बुलडोजर चला। जेडीए प्रशासन ने अतिक्रमण का हवाला देकर यह कार्रवाई की। तो वहीं पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों भागकर नेपाल गए हैं। इधर राजस्थान सेकेंड ग्रेड टीचर की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। जयपुर के रिद्धि सिद्धि इलाके में जीडीए की इस पर कार्रवाई हुई। जीडीए एनफोर्समेंट टीम आज सुबह 7:30 बजे जयपुर के जोन 5 एरिया में गुर्जर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास मुख्य रोड पर पहुंच गई, जहां शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस के मुख्य आरोपियों की ओर से चलाए जा रहे अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बिल्डिंग पर बुलडोजर का पीला पंजा चला। नोटिस का जवाब तक टाइम पीरियड तक नहीं मिलने पर लीगल प्रोसेस अपनाकर और ऑथोराइज स्तर पर परमिशन लेकर अवैध कमर्शियल बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन, लोखंडा मशीन मजदूरों की सहायता से बिल्डिंग गिराने की कार्रवाई की गई। मौके पर जीडीए के चीफ कंट्रोलर, एनफोर्समेंट सभी सब कंट्रोलर्स मौजूद थे। वहां पर पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई में जुटी रही। खास बात यह रही कि शुक्रवार को नोटिस दिया गया और रविवार तक जवाब देने का समय दिया गया। रविवार की सुबह फिर से लीगल नोटिस देकर बिल्डिंग से अपना सामान खाली कर अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को हटाने के लिए फिर से कहा गया था। रूपनारायण सावरिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, लगातार कार्रवाई अब की जा रही है, शासन प्रशासन सख्त नजर आ रहा है पेपर लीक मामले को लेकर, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? तो मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस अपना पूरा प्रयास कर रही है। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त जो सारण और सुरेंद्र ढाका है, सुरेश ढाका, उनके जो मिलने वाले हैं, उनसे जो मामले में जो जुड़े हुए थे। चलिए, बहुत शुक्रिया रूपनारायण आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस वक्त हम सीधा रुख दिल्ली का करेंगे, जहां पर सिरसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कुलदीप सिंह बाजवा, जिसको कुछ कार चोरों ने उनके ऊपर गोली चलाई और वो नौकरी पे, ड्यूटी पे शहीद हुए, ये पंजाब के आज हालात लॉ एंड ऑर्डर के बन चुके हैं। इससे पहले आपने देखा किस तरह से बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े कबड्डी प्लेयर रोज पुलिस के गोलियां चला रहे हैं, उनके ऊपर लोग मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सत्ता और पैसा की भूख पंजाब के ऊपर भी अपनी
अधिकार जमाए बैठे हैं और पंजाब की सरकार को, पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की पुलिस को अपने पैसे की लालसा में काम करने से रोक रहे हैं। इसलिए आज हम जरूर अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, देश के लोग आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ये बलबीर सिंह को कितने पैसे लेके मंत्री बनाया? फौजा सिंह सरारिया किसके कहने पे पैसे इकट्ठे कर रहा था? विजय सिंगला किसको पैसे इकट्ठे करके देता था? सतिंदर जैन किसके घर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है? मनीष सिसोदिया किसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है? कैलाश गहलोत में बस घोटाले में किसके पैसे इकट्ठे करके दिए? ये दिल्ली के लोग आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। और कुछ आप कहना चाहें तो बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी लगातार राजनीति कर रही है दिल्ली में। इसके अलावा मेयर को लेकर जिस तरह का घमासान वहां पर मचा हुआ है, उसको लेकर भी एलजी पर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। बढ़ते हैं हम खबरों की तरफ। बात अब करौली की करते हैं, जहां पर करौली जिले के डोटा भीम में आयोजित सुडा और कन्हैया दंगल में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास मीणा पहुंचे। इस दौरान गायकों ने अपने अंदाज में कन्हैया गीत प्रस्तुत किए, वहां पर समा बांधा। इस दौरान महासभा के पंच पटेलों ने किसान नेता रामनिवास मीणा का 151 मीटर लंबा साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। गांव महसवा के चौक पर सर्व समाज की ओर से दंगल आयोजित किया गया, जिसमें कई गांव की पार्टियों ने भाग लिया। सुड्डा और कन्हैया दंगल को संबोधित करते हुए रामनिवास मीणा ने कहा कि चंबल का पानी नहरों के माध्यम से आएगा तो पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए एकजुटता दिखाएं। उन्होंने हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को 14 जनवरी को भोजपुर में होने वाली किसान महासभा के लिए आमंत्रित किया। इस पर उपस्थित हजारों लोगों ने हाथ उठाकर विश्वास दिलाया कि वो किसान महासभा में जरूर शामिल होंगे। महसवा की युवा टीम के निवेदन पर रामनिवास मीणा ने महसवा के भोलाराम बाबा के धार्मिक स्थान को गोद लेकर विकास कार्य कराने की घोषणा की। इसके साथ ही गांव के कन्या स्कूल में भी आवश्यक विकास कार्य कराए जाने का आश्वासन दिया। किसान नेता रामनिवास मीणा ने इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक अमर सिंह, प्रदेश महामंत्री भरत सिंह डागूर, देवेंद्र खटाना, इन सभी नेताओं का भी मंच पटेलों ने सम्मान किया। जल स्तर नीचे जाता जा रहा है और 1.5 इंच प्रतिदिन के हिसाब से ये पानी धरती में समा जाता जा रहा है। हमारे खेत पानी से महरूम है। इसके अलावा पेयजल समस्या हम लोगों की, सभी जानवरों की और जीवों की ये एक महत्वपूर्ण समस्या है। वायु के अलावा जल एक ऐसी विषय है जिसके बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2016 के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट ईआरसीपी का आया और उस प्रोजेक्ट को 2017 में आर्थिक अभाव के कारण राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया था। केंद्र सरकार से हम लोगों की गुजारिश है कि इस ईआरसीपी के मुद्दे को जल्दी से जल्दी केंद्रीय परियोजना घोषित करें। तो वहीं चूरू के गौरीसर गांव में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 महीने की एक बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। यहां एक कमरे में अंगीठी के धुएं से दम घुटने पर यह हादसा हुआ। गांव में अमरचंद के घर में उसकी पत्नी सोनी देवी, बहू गायत्री और उनकी 2.5 साल की पोती तेजस्विनी की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। वहीं अमरचंद की 3 महीने की पोती बेबी उर्फ गायत्री की हालत सीरियस बताई गई है। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे आपातकालीन वार्ड से पीसीआईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वार्ड में डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया है, लेकिन बच्ची की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। रूपनारायण सवारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रूपनारायण, क्या तमाम जानकारी, बच्ची की हालत फिलहाल कैसी है? बच्ची अभी सीरियस सुस्त है, डॉक्टरों की देखरेख में है। क्रिटिकल स्थिति अभी बच्ची की है। डॉक्टर स्पष्ट नहीं करें कि उनकी हालत अभी स्थिर है और उसका इलाज के लिए पूरी टीम लगी हुई है बच्ची को बचाने के लिए। पूरी मामला जो है जी, दम घुटने से 3 लोगों की मौत हुई है। उनमें ये 3 महीने की जो बच्ची थी, इसके हालात बड़ी नाजुक स्थिति में है और मामला डॉक्टरों की देखरेख में देख रहे हैं डॉक्टर, और बता रहे हैं कि अभी मामला इनके जो हालात है बच्ची के वो स्थिर है। देखते हैं कब तक वो उसमें आती है और आगे की वो उसके
इलाज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात अब सीकर की, जहां पर लक्ष्मणगढ़ में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन शाखा लक्ष्मणगढ़ और नेछवा के ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी दीनदयाल नेहरा और जय सिंह, साथ ही पर्यवेक्षक मनफूल बागड़िया की मौजूदगी में इलेक्शन संपन्न हुए। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अटल भास्कर ने नव निर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल महला, नेछवा ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक सिंह को पद की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी रामेश्वर सिंह, रामकरण खयालिया, मोहन सिंह पटोदा समेत स्टाफ वहां मौजूद रहा। कार्यक्रम के संचालन नर्सिंग अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा द्वारा की गई। तो वहीं अलवर के शाहजहांपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय लग्जरी वाहन कार चोर गिरोह के सरगना अमोल कुमार मीणा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी की एक कार बरामद की। थानाधिकारी विक्रम सिंह चौधरी के मुताबिक इलाके में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर ये अभियान चल रहा है। अभियान के अंतर्गत उनके नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच मुखबिर से कार में 4 संदिग्ध लोगों के बैठे होने की जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर इन लोगों को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। इन लोगों को पुलिस थाने लेकर अपराधों की जानकारी ली गई, जिसमें अमोल कुमार पर विभिन्न थानों में 26 मुकदमे, जबकि कुंजीलाल पर 11 मुकदमे, लोकेश पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 12 दिसंबर 2022 को परिवादी विनोद सिंह राजपूत निवासी कुतीना ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 200 फुट बाईपास के पास उनका ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, जहां पर उनका ट्रोला RJ 32 GA 7341 खड़ा हुआ था, जो चोरी होगा। जिस पर उक्त ट्रोले की तलाश कर मुलजिम शैतान सिंह को गिरफ्तार कर ट्रोला उसी समय दूसरे दिन बरामद कर लिया था। इसमें शेष मुलजिम तेजपाल सिंह सनो बलवंत सिंह राजपूत निवासी गादुआस जो फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो इधर बाड़मेर में डीएसपी ने साइबर ठगी से बचने के लिए अपील की है। बालोतरा डीएसपी नीरज शर्मा ने ऑनलाइन ठगी से सावधान रहते हुए कुछ अपील की। उन्होंने कहा कि शहर का एक व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। डीएसपी ने कहा कि लालच में पैसे दुगना करने वाले ऐप डाउनलोड ना करें। वहीं डीएसपी ने कहा कि अज्ञात नंबरों से ओटीपी या निजी जानकारी कभी भी शेयर ना करें। ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर के बहुत सारे मुकदमे हैं जो आए जाए, तो इसमें मेरी आमजन से यही अपील है कि कोई भी आप किसी भी बहकावे में ना आए। कोई भी ऐप या कोई भी आप ऐसी कोई डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी अननोन नंबर आपसे ओटीपी मांगता है या आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके बैंक खाते या कुछ भी चीज़ अगर आपसे मांग रहा है, तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ऐसी कोई भी स्कीम या योजना नहीं है जिसके तहत पैसे डबल किए जाते हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया इस तरह के फ्रॉड में आप लोग बहकावे में और ऐसे झांसे में ना आए। इसमें आपका व्यक्तिगत रूप से नुकसान होता है। ये मेरी आमजन से अपील। कई राज्यों में सुबह और रात के समय लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर हालात खराब हैं। सुबह और शाम के वक्त कोहरे की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ आज सुबह घना कोहरा भी छाया रहा। नोएडा में भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। कोहरे की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें आई। दिल्ली में सफदरजंग में आज 1.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में दिन का तापमान भी 15 से 17 डिग्री है। राजस्थान के चूरू की बात करें तो वहां पर न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान और बिहार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब में भी लोग सर्दी की मार झेल रहे हैं। भटिंडा में घना कोहरा आज छाया हुआ दिखा। कोहरे छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम दिखी। वही बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ में भी शीतलहर के चलते स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। नोटिस के मुताबिक 14 जनवरी तक कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी प्राइवेट स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 10 जनवरी के बाद से देश में तापमान थोड़ी बढ़ोतरी करेगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू ने रविवार को जोशीमठ पहुंचकर बुंदसाव क्षेत्रों के स्थलीय निरीक्षण पर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य सचिव के साथ डीजीपी पुलिस अशोक कुमार और सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि देश के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम ने भूधसाव के कारणों का पता लगाया जा रहा है और इसके कारणों का पता लगने पर जो भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी वो यहां पर किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा, तत्कालीन रूप से नागरिकों की सुरक्षा बेहद अहम है और स्थानीय प्रशासन इसके लिए लगातार काम कर रहा है। अपनी हसीन वादियों और पथरीले पहाड़ों के लिए जाना जाने वाला जोशीमठ इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के चलते सैकड़ों घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसके बाद जोशीमठ की स्थिति ओहा-पोहा वाली दिख रही है। लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह है कि राज्य सरकार, प्रदेश का आपदा प्रबंधन समेत कई विभाग बड़ी ही गंभीरता से जोशीमठ में जो भूधसाव हो रहा है उसको अलग अलग नजरिए से अध्ययन भी कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया में बातचीत करते हुए कहा कि जोशीमठ की धारण क्षमता पर भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि जोशीमठ की धारण क्षमता कितनी है, यानी जोशीमठ कितना भार झेल सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसी भी आशंकाएं जताई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जोशीमठ अपनी धारण क्षमता से अधिक भार झेल रहा हो। चूँकि अभी ये घटना सामने आई है और इसका पूरी तरह से अध्ययन हो रहा है, हर प्रकार से अध्ययन हो रहा है और हम भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, रॉक पर हैं, पहाड़ों पर हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, क्या वो अपनी धारण क्षमता पूर्ण तो नहीं कर चुके हैं अभी तक, और अगर धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का व्यवस्थित एक रोक होती है वो व्यवस्थित रोक हम लगाने का काम करेंगे। कई तरह का स्टडी है, जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, सीस्मिक, हाइड्रोलॉजिकल, जो पानी निकल रहा है उसकी जानकारी हमें चाहिए, कहाँ से निकल रहा है, किस तरह से निकल रहा है। तो ये सारे स्टडीज़ के लिए संस्थाओं को हमने लिख दिया और वो कल आ भी रहे हैं। सारी संस्थाएँ कल यहाँ आएंगे, सीएम साहब से साथ में उनकी मीटिंग होगी। एनडीए में से भी आ रहे हैं लोग, तो मीटिंग करके फाइनल एक निकालेंगे किस तरह से हमको आगे कार्रवाई करनी है। इसके अलावा जो लोकल लेवल पर रिलीफ का कार्य चल रहा है वो चल रहा है। परमानेंट रिसेटलमेंट के लिए जमीन का हमें प्रस्ताव भेजा गया, तीनों का जीएसआई से हम स्टडी करवा रहे हैं। साथ में जो घर बनने हैं, क्योंकि जल्दी बनाने पड़ेंगे हमें, तो हमने सीबीआरआई को भी कल बुलाया हुआ 1 बजे कि आप हमें डिज़ाइन दें, प्रीफैब का एक बढ़िया आवास का एक डिज़ाइन, और उसकी स्ट्रेंथ का भी हमें पूरा स्पेसिफिकेशंस उपलब्ध करा दें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसी बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई। इससे पहले शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की पीठ ने याचिका को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने 23 दिसंबर को इन दोनों को 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण में कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई का आरोप है कि वो जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद पति पत्नी को हिरासत में लिया गया था। इसके कुछ दिनों बाद यानी 26 दिसंबर को वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।